नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। नया संस्करण तैयार है मनी सेंट्रल का। खबरें तैयार हैं। खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी तैयार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए ये ऑन द शो। शुरुआत आज करेंगे दालों की खबर के साथ। अब दाल की महंगाई बढ़ाएगी सरकार की परेशानी। सरकार परेशान है, बुआई के आंकड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं, दालों की महंगाई आगे बढ़ सकती है, इस बात की टेंशन सरकार को है। एआई के लिए आएगा नया नियामक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नया नियामक आएगा। डीओटी ने बोला था, ट्राई से की सिफारिशें दी, सिफारिश दी है कि भाई ये सिर्फ टेलीकॉम की बात नहीं है। क्या होगा नया नियामक, क्यों लाया जा रहा है, ये जानेंगे। चंदा बटोरने वाले हो जाएं सावधान, की गई है नई सख्ती। एडवर्टाइजमेंट पर सख्ती की गई है। क्या सख्ती हुई है ये आपको बताएंगे। डिजिटल फ्रॉड पर आरबीआई की और सख्ती, नए नियम लेकर आए हैं, नए आदेश आए हैं, क्या वो नियम है ये जानेंगे। भारत के कदम से दुनिया में सनसनी, ये है दिन की सबसे बड़ी खबर। भारत ने एक कदम उठाया। कल कदम ये उठाया कि चावल के निर्यात को रोक दिया गया। क्यों रोका गया ये निर्यात, क्या मायने हैं इसके, दुनिया क्यों परेशान है भारत के इस कदम से, ये जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। और निजी बैंकों से क्यों नौकरी छोड़ रहे लोग, ये भी पता चलेगा आज आपको मनी सेंट्रल में। शुरुआत दालों की खबर के साथ। देश भर में 20 जुलाई तक सामान्य से 3% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। यानी कि मानसून आपको मोटा मोटा ये लगेगा ऊपर से कि सामान्य है, लेकिन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश अभी भी कम है। बिहार और झारखंड में सबसे बुरा हाल है। यहाँ सबसे ज़्यादा कम बारिश हुई है, 40% और 44% कम बारिश हुई है इन दोनों राज्यों में। बारिश में कमी की वजह से दालों की बुआई में गिरावट आई है। देश भर में दलहन का रिकवा करीब 7% घट गया है। अभी जो सीजन चल रहा है इस खरीफ में अभी तक 70.83 लाख हेक्टेयर दलहन की खेती की जा चुकी, जबकि पिछले साल ये 77.57 लाख हेक्टेयर था। सर, दालों को लेकर अब परेशानी क्या दिखाई दे रही है? शुभम, जैसे हम बराबर बता रहे हैं आपको कि जैसे मानसून का आंकड़ा ऊपर से सामान्य दिख रहा है, और ठीक उसी तरीके से खरीफ के आंकड़े में भी भीतर बहुत सारे अलग अलग लूप होल्स हैं, या दिखता है कि कहीं बेहद चुनौतियां हैं। और दाल एक ऐसा मोर्चा है जिस पर सरकार बुरी तरह परेशान है। कल हमने आपको बताया कि पिछले 2 महीने में दाल का आयात 2 गुना हो गया। दाल के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है, कीमतें बढ़ी हुई हैं, सरकार रोक नहीं पा रही है। सरकार अपनी तरफ से जो बाजार में दखल दे रही है उसके बाद भी कीमतें कम नहीं हो रही। अब देखिए आंकड़े क्या बता रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं वैसे दलहन का रकबा 7% कम हुआ है, लेकिन अगर आप राज्यों के हिसाब से देखें तो सिर्फ राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां दलहन की बुआई अब पिछले साल से ज़्यादा है। नहीं तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक में दाल की बुआई सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है बुरी तरह। तो ओवरऑल दलहन के रकबे में राज्यों के आधार पर कमी दिखाई दे रही, क्योंकि दाल की आपूर्ति स्थानीय बाजारों में होती है, स्थानीय खेतों से उत्पादन के बाद, इसलिए अलग अलग राज्यों में दाल की महंगाई अलग अलग स्तर पर ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। पर यहाँ एक और पेच है। पेच ये है कि दालों में भी सबसे खराब स्थिति अरहर की है, तुअर की है। अगर इसका आंकड़ा हम भीतर से खोल के देखें शुभम, तो अरहर की बुआई का रकबा या उसका सोइंग का एरिया पिछले साल की तुलना में आधा रह गया। करीब 50% हिस्से में अरहर की बुआई नहीं हुई। और ये भारत की मुख्य दाल है, मुख्य पल्स है, जिसका इस्तेमाल भारत में सबसे ज़्यादा होता है। और इसीलिए सरकार लोगों को बार बार चने की दाल खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वीडियो बनाकर सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब चने की दाल खरीदिए। जो हम आंकड़े देख रहे हैं उस हिसाब से पिछले साल दलहन का रकबा 19.46 लाख हेक्टेयर था, जो इस साल बमुश्किल 10.32 लाख हेक्टेयर हो पाया। यानी लगभग 50% के आसपास की कमी इस अरहर के रकबे में है। कर्नाटका, मराठवाड़ा और विदर्भ में 30% से लेकर 36% तक बुआई में कमी आई है। और यही वो सबसे कमज़ोर नस है महंगाई की जो दिखाई दे रही थी इस साल। अरहर की दाल की कीमतें नियंत्रित करने में सरकार को बेहद मुश्किल आएगी, क्योंकि यहाँ से अब उत्पादन बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिखती। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा के नियंत्रण के लिए नया नियामक बनाने का सुझाव दिया। दरअसल जून 2019 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ट्राई को इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशें रखने को कहा था। अपने कंसल्टेशन पेपर में ट्राई ने कहा है कि एआई और बिग डेटा का इस्तेमाल सिर्फ टेलीकॉम तक सीमित नहीं है। ऐसे में दूसरे सेक्टर्स को साथ लेकर एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, जिससे व्यापक दायरे को कवर किया जा सके। सर, क्यों जरूरत पड़ रही है नए रेगुलेटर की? अब भारत में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तमाम तरीके की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जैसा लगातार हम आपको मनी सेंट्रल में बता रहे हैं कि दुनिया की सरकारें विज्ञान के इस नए आविष्कार से डरी भी हुई हैं और इसका इस्तेमाल भी करना चाहती
चाहती हैं। तो भारत के रेगुलेटरी स्पेस में भी अब ये कहा जा रहा है कि इसके लिए अलग रेगुलेटर बनाया जाए। पहले डेटा डिजिटाइजेशन एंड मॉनिटाइजेशन काउंसिल बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अब टीआरआई ने अपनी नई सिफारिश में कहा है कि अकेले टेलीकॉम के आधार पर इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये टेलीकॉम या इलेक्ट्रॉनिक्स की या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की ही सुविधा नहीं है। एआई का इस्तेमाल दुनिया के हर क्षेत्र में है। इसका इस्तेमाल अलग अलग उद्योगों में अलग अलग तरीके से हो रहा है। इसके स्टैंडर्ड तय करने के लिए एक अलग से रेगुलेटरी काउंसिल बनाई जानी चाहिए। आपको पता रहे कि भारत सरकार यह फैसला कर चुकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स को भारत के लोगों के डेटा का, निजी डेटा के इस्तेमाल में एक्सेस नहीं दी जाएगी। दुनिया के कई देशों में यह फैसला किया जा रहा है। अब जबकि सूचना टेक्नोलॉजी का नया बिल संसद के इस सत्र में आना है, जो कि मानसून सत्र शुरू हो चुका है, उसमें हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई बड़े प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सरकार को तत्काल कानूनी तौर पर इस तरीके की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी जिससे कि एआई के इस्तेमाल को रेगुलेट किया जा सके। देश में पेट्रोल और डीजल की जरूरत को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। जून तिमाही के दौरान देश में कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता बढ़कर 88.3% हो गई है। हालांकि कच्चे तेल का आयात बढ़ने के बावजूद आयात का बिल जो है वो कम रहा है, जिस वजह से लागत क्योंकि कम हुई है, जिस वजह से तेल इंपोर्ट का बिल घटा है। जून तिमाही के दौरान कच्चे तेल के इंपोर्ट बिल के लिए करीब 31 अरब डॉलर खर्च किए गए। पिछले साल जून में ये आंकड़ा 48 अरब डॉलर के ऊपर था। पिछले साल कच्चे तेल का भाव ज़्यादा होने की वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ गया था। आपको याद दिलाएंगे एक इकोनॉमिकम में हमने आपको ये बताया था कि भारत में तेल की निर्भरता जो है आयात पर लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने लक्ष्य रखा था कम करेंगे, लेकिन जो लक्ष्य था उससे हम ठीक उल्टी दिशा में चल पड़े और निर्भरता बढ़ती है। सर, इतनी खराब स्थिति क्यों है तेल निर्भरता? ये भारत के ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी हार है, जिसे भारत की सरकार और भारत के नियामकों को स्वीकार करना चाहिए। पहले जो आंकड़ा हमारे पास आया अप्रैल से जून की तिमाही का कच्चे तेल के भारत में आयात का, उसमें कीमतों में कमी के कारण, क्योंकि पिछले साल कच्चे तेल की कीमतें ज़्यादा थीं और इस साल कम है, तो आयात के बिल में कमी आई। पर अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो पिछले साल अप्रैल की जून की तिमाही में करीब 60.7 मिलियन बैरल के आसपास तेल का आयात हुआ था। इस बार 60.1 मिलियन बैरल तेल का आयात हुआ है। तो लेकिन दूसरी बड़ी चीज यह है कि भारत का घरेलू तेल उद्योग, जिसमें कि मुख्य रूप से तेल खोज और उत्पादन में सरकारी कंपनियां हैं, वो लगभग पिछले 7-8 साल से लगातार भारत का उत्पादन बढ़ाने में असफल हो रही हैं। जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं, पीपीएससी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में घरेलू पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ने की दर बढ़ने के बजाय लगातार घट रही है। हर साल के और हर छमाही के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल से कम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है। जबकि सरकार ने 2012-13 के में ये कार्यक्रम बनाया था। 2014-15 में तो सरकार ने अनाउंस किया था कि 2022 तक भारत कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को उस समय 75% थी या 80% थी, उसे घटाकर 67% करेगा। लेकिन हम बिल्कुल उल्टी दिशा में चल पड़े। इस समय हम लगभग 90%, 88 और 89% के आसपास भारत अपनी ज़रूरतों का कच्चा तेल आयात कर रहा है। और ये भारत की आर्थिक सुरक्षा की, ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी दरार है, क्योंकि भारत की प्रमुख तेल कंपनियाँ, ओएनजीसी या बाकी कंपनियाँ जिन्हें इतने तरीके के प्रोत्साहन हैं, जिनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट की क्षमता है, भारत का घरेलू कच्चा तेल उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। सर, प्रोडक्शन बढ़ाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार दिखती हैं खबरों में, कम से कम वो कामयाब क्यों नहीं होती हैं? 2-3 अलग अलग कोशिशें हुई, लेकिन जैसे सरकार ने नई लाइसेंसिंग एक्सप्लोरेशन पॉलिसी लेकर आई, पिछले कई राउंड हो चुके हैं, पर विदेश की किसी बड़ी कंपनी ने भारत में कच्चे तेल की खोज में दिलचस्पी नहीं ली। घूम घाम कर यही भारतीय कंपनियां हैं जो कच्चे तेल के उत्पादन में निवेश करना चाहती हैं। जो ऑयल ब्लॉक्स कंपनियों ने ले भी रखे थे, उनमें उत्पादन नहीं शुरू हुआ और उन्हें वापस कर दिया गया। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन के प्रोत्साहन को लेकर कोई बड़ा और सघन अभियान नहीं दिखता, क्योंकि भारत में कच्चे तेल का आयात होता है, रिफाइनरिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। रिफाइनरी कंपनियां भारत में कई सारी हैं और वो कच्चे तेल का आयात करके उसे रिफाइन करके वापस भेजने लगती हैं। तो इंडिया एक तरीके से रिफाइनिंग हब होता जा रहा है और इसलिए भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है। आपने भी हाल में देखा कि रूस से सस्ते कच्चे तेल के आयात के बाद से भारत की ऊर्जा सुरक्षा की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारत में वो सस्ता कच्चा तेल आया, यहाँ की ऑयल रिफाइनरीज ने उसको रिफाइन किया और वापस यूरोप के बाजारों में निर्यात कर दिया। कमाई किसको हुई? रिफाइनरीज को, और उस पर सरकार ने टैक्स लगाया, तो सरकार के पास उस टैक्स से फायदा आया। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के भीतर तेल उत्पादन बढ़ाने की और खोज की नई व्यवस्थाएं करनी होंगी, और ये मोर्चा लगभग हारा हुआ सा दिख रहा है पिछले 1 दशक से।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बॉन्ड की एंट्री को सकारात्मक बताया है। आईएमएफ का कहना है कि अगर भारत अपने बॉन्ड को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लिस्ट कराता है तो इससे विदेशी पूंजी लाने में बड़ी मदद मिलेगी, जो मध्यम अवधि में देश को चालू खाता घाटा जो है उसको काबू करने में मददगार होगा। आपको बता दें, भारत की ओर से बीते कुछ एक वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बॉन्ड लिस्ट कराने की चर्चा तो है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस पहल सरकार की तरफ से सामने नहीं आई है। सर, आईएमएफ ने इस समय ये टिप्पणी की, टाइमिंग को लेकर कोई टिप्पणी आपकी? अब शुभम, अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार थोड़ा दिलचस्प है। अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में बहुत सारे ऐसे देश नहीं हैं जो अपने बॉन्ड जारी कर सकें। यूरोप के अर्थव्यवस्थाएं, चूंकि यूरोपियन यूनियन एक है और एक सिंगल करेंसी है, तो उनके देश अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में अपने बॉन्ड जारी करते हैं या फिर दुनिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं करती हैं। रूस के इस बाजार से बाहर होने के बाद भारत के लिए एक अवसर दिखता है कि वो अपने बॉन्ड्स को, सरकारी बॉन्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड करा सके। और ये माना जा रहा है कि करीब 1 ट्रिलियन से तो 2 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर के आसपास की विदेशी मुद्रा या निवेश इन बॉन्ड के जरिए भारत में लाया जा सकता है, जिससे भारत के चालू खाते घाटे को संतुलित किया जा सकता है। यानी जो पैसा भारत को चाहिए वो निवेश के तौर पर लाया जा सकता है। अभी भारत में जितना भी निवेश पूंजी निवेश आता है वो आमतौर पर शेयर बाजार में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आता है। भारतीय बॉन्ड दुनिया के बाजार में ट्रेड नहीं होते हैं, तो इसलिए ये एक ऐसी विंडो है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका इस्तेमाल भारत कर सकता। और आईएमएफ भी ये देख रहा है कि दुनिया के बॉन्ड बाजार में अब इमर्जिंग मार्केट्स के बॉन्ड्स लिमिटेड हैं, इसलिए भारत को एक अवसर देने की बात है और इसलिए आईएमएफ ने ये बात इस समय उठाई है। सर, हिचक क्या है? अगर उठाई है, आईएमएफ मान रहा है सकारात्मक कदम है, हमें भी पूंजी मिलेगी, चालू खाता घाटा भी काबू होगा, फिर हिचक क्या है? ले क्यों नहीं आ रहे? हिचक 2 साल से 3 साल से, अगर आप याद करें कि भारत की सरकार ने अपने 2 बजटों में लगातार इस बजट में और इससे पहले के बजट में और इससे एक बजट पहले भी ये कहा था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होना चाहता है। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स से, ग्लोबल बॉन्ड डिपॉजिटरीज से, जहाँ से बॉन्ड की क्लियरेंस होती है, उनसे भी बातचीत शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही चीज़ें थोड़ा आगे बढ़ती हैं, सरकार और रिजर्व बैंक इससे हाथ पीछे खींच लेते हैं। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह ये कि अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार बहुत निर्मम है, बहुत क्रूर है और वहां पर बॉन्ड की साख किसी देश की अर्थव्यवस्था की साख पर निर्धारित होती है। भारत की साख सॉवरेन बाजार में या भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो साख है या भारत की जो सॉवरेन रेटिंग है वो बहुत अच्छी और बहुत आकर्षक नहीं है। लोग हम लगातार बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड पुअर ने भी 2 दिन पहले कहा है कि अगर भारत की राजकोषीय स्थिति, घाटों की स्थिति, बजटीय पारदर्शिता बेहतर होगी तभी भारत की साख ऊपर होगी। तो होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में जो अपने बॉन्ड लिस्ट कराते हैं और अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की साख अच्छी नहीं है, वहां पर वित्तीय घाटे ज़्यादा हैं, बैंकों का कामकाज कमजोर है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बॉन्ड मार्केट में सेंटिमेंट खराब होता है। तो उसके लिए सरकार को अपने घाटे कम करने पड़ेंगे, टैक्स ढांचे को दुरुस्त करना पड़ेगा, एक काफ़ी बड़ा वित्तीय अनुशासन लाना पड़ेगा, जिस वजह से सरकार हिचकती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि सॉवरेन बोरोइंग करने में भारत की सरकारों को एक पारंपरिक रूप से एक हिचक है, एक डर है सॉवरेन बोरोइंग करने में, अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड मार्केट से में अपने आप को एक्सपोज करने में, कि उसके रिस्क हैं और रिस्क उनको दिखते हैं। इसलिए बजटों में घोषणा के बाद भी ये कदम आगे नहीं लिया जा सका। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वित्त मंत्रालय इस पर कोई टैक्स की रियायत नहीं देना चाहता। जब तक आप अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड इन्वेस्टर्स को कोई खास रियायत नहीं देंगे, कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं देंगे, तब तक खास तौर से कैपिटल गेंस टैक्स में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, तब तक भारत की G-SEC या भारत की जो सरकारी बॉन्ड हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उनको इंटरनेशनल इंडेक्स में जगह नहीं मिलेगी। तो ये अभी वही 99 का फेयर है जो पिछले 3 साल से 4 साल से चल रहा है। सुनते हम बहुत हैं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया जाएगा, पर सरकारें अभी हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं, ऐसा लगता है। इस डर के आगे जीत है या हार है, यही समझ में नहीं आ रहा है सरकार को। इन्फोसिस के तिमाही नतीजों में कंपनी को भले सालाना आधार पर 5,945 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ हो, लेकिन आने वाले साल के लिए कंपनी ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस में बड़ी कटौती की। रेवेन्यू गाइडेंस मतलब कमाई का अनुमान। कंपनी को पहले कमाई में 4 से 7% बढ़त का अनुमान था, जिसे घटाकर 1 से 3.5% कर दिया गया है। 7 से 3.5, आधा कर दिया गया है। गाइडेंस में यह कमी वैश्विक बाजार में अनिश्चितता की वजह से की गई है। इन्फोसिस के नतीजे मायने इसलिए भी रखते हैं क्योंकि इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियां ही देश में IT सेक्टर की अगुआ मानी जाती हैं, तो इनके नतीजे दरअसल पूरी IT सेक्टर की ही तस्वीर बताते हैं। सर, क्या समझा जाए इस गाइडेंस से? इन्फोसिस बाजार की फ्लैग बेरर है, ध्वजावाहक है, या मान सकते हैं कि बाजार का जो मिजाज है, IT सेक्टर में जो मांग का, सप्लाई का, आपूर्ति का, निवेश का और रेवेन्यू का मिजाज है, वो इन्फोसिस के रिजल्ट्स को देखकर समझा जा सकता है। और इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस जो दी है उससे भारत के सूचना तकनीक स्पेस के बारे में जो अंदर चल रहा है उसके बारे में वास्तविकता पता चलती है। बाजार में आज काफ़ी निराशा थी इन्फोसिस के इस गाइडेंस के बाद। अब पूरे IT पैक में तेज गिरावट आई, IT इंडेक्स में भी गिरावट आई।
इन्फोसिस ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही अपने गाइडेंस में। मुख्य मोटे मोटे आंकड़े आपको शुभम ने बताया। इन्फोसिस ने कहा है कि 4 प्रमुख ऐसे सेक्टर हैं जहां आईटी स्पेंडिंग में, आईटी पर खर्च में कमी आ रही है और काफ़ी कमी आ रही है। वहां से होने वाली जो डील्स हैं जो आईटी कंपनियों को मिलती हैं सर्विस प्रोविजन के लिए, वो आधी रह गई हैं घटकर। ये 4 सेक्टर हैं: फाइनेंशियल सर्विसेज, मॉर्गेज जहाँ पे संपत्ति के मॉर्गेज का काम होता है, हाईटेक, टेलीकॉम और रिटेल। ये इन सेक्टर्स में जहां से भारत के आईटी उद्योग को, आईटी कंपनियों को सबसे ज़्यादा डिमांड मिलती थी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वहां से मांग में कमी आ रही। और इसलिए इन्फोसिस ने अपने डिमांड और अपने रेवेन्यू के गाइडेंस में, यानी भविष्य में कितना राजस्व आएगा, इसमें कमी का संकेत दिया है। ये माना जा रहा है कि जो स्थिति इन्फोसिस की है, लगभग कमोबेश वही स्थिति बाजार की अन्य बड़ी आईटी कंपनियों में भी होगी, क्योंकि इन्हीं उद्योगों को या इन्हीं सेवाओं को प्रमुख रूप से सर्विसेज या सॉफ्टवेयर की आपूर्ति भारत के आईटी सेक्टर की तरफ से की जाती है। पहला। दूसरी बात यह कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर कैसा होगा कंपनियों के कामकाज पर, उनकी आईटी स्पेंडिंग पर, यानी सूचना तकनीक पर जो खर्च करते हैं उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना असर होगा, उसके आधार पर वो कौन से कार्यक्रम, कौन से कामकाज एआई के जरिए करेंगे, उनके सॉफ्टवेयर्स कैसे डेवलप होंगे, इसे लेकर पूरी दुनिया की आईटी इंडस्ट्री में एक किस्म की चर्निंग चल रही है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि एआई का कितना इस्तेमाल किस कारोबार में किया जा सके। रेगुलेशंस भी स्पष्ट नहीं है, सरकारें में भी साफ नहीं है कि एआई का कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। इस वजह से भी दुनिया का सूचना तकनीक उद्योग एक किस्म की के पशोपेश में है, एक ठहराव की स्थिति में दिखाई दे रहा है। इस वजह से भी भारत की सूचना तकनीक कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने में, डिमांड मिलने में मुश्किल महसूस हो रही है। क्या आपके पास भी ऐसे फ़ोन आते हैं जिसमें कहा जाता है कि कोई पीड़ित व्यक्ति बीमार है, कोई बच्चा बीमार है और आप उसके लिए चंदा दीजिए, या आप जब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देते हैं? अगर आप भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट से रूबरू होते हैं तो आगे आने वाले दिनों में ऐसा शायद नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने चैरिटेबल कामों के जुड़े विज्ञापनों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा यह गया है कि आप पीड़ितों के, खासकर बच्चों के, नाबालिगों की तस्वीर उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही ये बताएंगे कि आप ये जो क्राउड फंडिंग करते हैं उसके लिए आपने फीस कितनी वसूली। सर, ऐसा क्यों किया गया? ये इस पर काफ़ी चर्चा रही है भारत की सोशल मीडिया में, और आपको अचानक यूट्यूब के ऊपर और तमाम माध्यमों पर कोई कंटेंट को देखते हुए ऐसे विज्ञापन मिलते हैं क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स के, जो आपको किसी बहुत बीमार व्यक्ति की तस्वीर दिखाते हैं और उसके बाद उसके जरिए मदद मांगने की कोशिश करते हैं। इसे क्राउड फंडिंग कहा जाता है या क्राउड सोर्सिंग कहा जाता है। इस व्यवस्था में कई सारी खामियां हैं और पारदर्शिता की कमी है। जो SCI है, जो भारत का एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल है, उसने इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें पकड़ी हैं। महत्वपूर्ण बात तो ये कि जिस व्यक्ति के लिए सहायता मांगी जा रही, क्या उसे इतनी दीनहीन हालत में दिखाना जरूरी है, या उसे बताना जरूरी, उसका वो चेहरा दिखाना जरूरी है? उससे उसकी डिग्निटी या उसकी समस्या का समाधान होने के बजाय उसकी डिग्निटी कम होती है। तो एक तो पहली शर्त यह है कि आने वाले समय में कोई भी ऐसी क्राउड सोर्सिंग फर्म्स किसी भी बीमार या पीड़ित व्यक्ति को इस तरह से प्रस्तुत नहीं करेंगी जिससे कि उसकी समस्या की उसकी डिग्निटी की और उसकी प्रतिष्ठा पर को ठेस पहुंचे। और दूसरा, इसमें वित्तीय घालमेल भी दिखता है कि क्योंकि ये क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म जो सेवा देते हैं और जिन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो पैसा आता है उस पर वे कमीशन भी लेते हैं, तो कमीशन या फीस कितनी होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और ये भी है कि इस तरीके के क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म को आमतौर पर जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं वो रियायती दर पर विज्ञापन करने की छूट भी देते हैं, आमतौर पर फ्री विज्ञापन करने की भी छूट देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि चैरिटी का काम है। तो पहली बार भारत में चैरिटी फंडिंग जो कि आम लोगों से इकट्ठी की जाती, उसके लिए नए नियम और मानक आ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर जीएसटी चोरी के मामलों में निगरानी लगातार बढ़ती जा रही है। जीएसटी की जांच एजेंसी इस साल नवंबर तक 30 इंश्योरेंस कंपनियों की जांच पूरी कर लेगी। DGGI ने टैक्स चोरी के मामले में अभी तक 15 कंपनियों की जांच की और करीब 3,500 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी पाई। बची 15 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। सर, इतने फ्रॉड इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े फ्रॉड्स दिख रहे हैं और खासतौर से कंपनियों के स्तर पर फ्रॉड दिख रहे हैं, और इसमें जीएसटी काउंसिल बेहद परेशान भी है और जीएसटी का प्रबंधन भी बेहद मुश्किल में है, क्योंकि बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां कई गलत मामलों में, कई गलत सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रही हैं। वो सेवाएं जो वो प्रोवाइड कर रही हैं पर उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। और इसमें भी सबसे बड़ी समस्या आ रही है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से फेक इनवाइसिंग की। गलत इनवाइस करके जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूला जा रहा है, और ये फ्रॉड अब काफ़ी बड़ा हो गया। 3500 करोड़ रुपए का भी फ्रॉड है, और इसलिए यहाँ जांच में कुछ और नए खुलासे भी सामने आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़कर दोगुने हो गए। आरबीआई की वही खातों और आंतरिक प्रक्रिया के सालाना निरीक्षण के दौरान ये आंकड़े सामने आए हैं। इसके बाद आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में बढ़ती डिजिटल धोखाधड़ी पर अपना ध्यान बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2022 में कुल 3,596 डिजिटल फ्रॉड रिपोर्ट किए गए, जो 2023 में बढ़कर 6,659 हो गए। वित्त वर्ष 2023 में कुल फ्रॉड की रकम 30,252 करोड़ रुपए है, जो 2022 में 59,819 करोड़ रुपए थी, उससे आधी है। यानी कि रुपए तो कम हुए लेकिन फ्रॉड बढ़ गए। सर, अब इस पर सख्ती के लिए आरबीआई नया आदेश क्या लाया? रिजर्व बैंक काफ़ी परेशान है डिजिटल फ्रॉड्स को लेकर। चौतरफा तरह तरह के भांति भांति के डिजिटल फ्रॉड्स आ रहे हैं और इसलिए अब रिजर्व बैंक ने जो नया नियम आदेश जारी किया है बैंकों के लिए वो ये है कि अब बैंकों को सभी डिजिटल फ्रॉड्स की सूचना देनी होगी। इससे पहले तक ये नियम था कि 1 लाख रुपए तक का अगर कोई डिजिटल फ्रॉड रिपोर्ट होता है बैंक को, चाहे वो अकाउंट से पैसा निकाल लेने की बात हो या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ करने की बात हो, तब बैंक्स इस बात की सूचना आरबीआई को देते थे। अब जो नया डेटाबेस बनेगा उस डेटाबेस में बैंकों को हर तरीके के डिजिटल फ्रॉड की सूचना देनी होगी आरबीआई को। इसके जरिए रिजर्व बैंक ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वो ये समझ सके कि क्या प्रकृति है फ्रॉड्स की और किस तरह से डिजिटल फ्रॉड्स का विस्तार हो रहा है। इसमें खासतौर से पेमेंट से जुड़े हुए फ्रॉड्स की संख्या काफ़ी बड़ी है। पेमेंट्स फ्रॉड्स को लेकर आरबीआई और बैंक्स बुरी तरह परेशान भी हैं। मतलब देखिए, आप एक तरफ डिजिटल लेन देन बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ फ्रॉड भले कम हुए हैं ओवरऑल, लेकिन डिजिटल फ्रॉड बढ़कर 2 गुने हो गए। सर, नया ट्रेंड क्या है? कहां सबसे ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं? सरकार और आरबीआई लगातार ये बात कह रहा है और आपके लिए भी जानना जरूरी है कि जो नई एडवाइजरीज आ रही हैं साइबर एक्सपर्ट्स की तरफ से या साइबर रिसर्च एजेंसीज की तरफ से, सरकारी साइबर एजेंसीज की तरफ से, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने वाली है कि कोई भी किसी भी तरीके का फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिनेंशियल ऐप आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड ना करें जब तक उसे वेरीफाई करके जांच ना लें। सरकार और आरबीआई और जो एजेंसियां, उन्होंने जांच में पाया है कि वित्तीय लेन देन, वित्तीय भुगतान, वित्तीय पैसा कमाने, निवेश करने, गेम्स खेलने, इसको लेकर इतने सारे ऐप्स बाजार में हैं कि उनके लिए जानना ज़रूरी है और संभव नहीं है कि वो कितने सही और उचित हैं। इसलिए सलाह दी जा रही है कि सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है लोगों के मोबाइल फ़ोन में ऐसे ऐप्स डाउनलोड करा के जिनसे कुछ फिनेंशियल लेन देन कराया जाए और उसके जरिए बहुत सारी सूचनाएँ और जानकारियाँ मोबाइल फ़ोन से निकाल ली जाती हैं। केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी। भारत के इस कदम से दुनिया भर में खलबली है। गुरुवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में कहा गया कि अगले आदेश तक सिर्फ उसी चावल के निर्यात की अनुमति होगी जिसके लिए पहले से सौदे हो चुके हैं और निर्यातकों के पास लेटर ऑफ क्रेडिट हैं। इसके अलावा सरकार चाहे जो गरीब देशों को उनकी खाद्य जरूरत के लिहाज से वहां सरकार की मांग पर चावल निर्यात का फैसला ले सकती है। आपको याद होगा, अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो शायद आप इस खबर से नहीं चौंके होंगे। इसलिए नहीं चौंके होंगे क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ऐसी नौबत आ सकती है कि चावल के निर्यात पर रोक लगाई जा सके। 2 दिन पहले हमने आपको बताया कि लेटर ऑफ क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद अंकुश लगेगा और उससे पहले कहीं ना कहीं लोग लेटर ऑफ क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। और देखिए, वही हुआ। लेटर ऑफ क्रेडिट पर अभी भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो होड़ लगी थी। अब सर, पहला सवाल कि ये फैसला भारत की तरफ से लिया क्यों गया? सरकार अब महंगाई को लेकर काफ़ी बेचैन और दबाव में दिखती है। जो ताजे आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से खरीफ की क्रॉप लगभग नियंत्रण से हाथ से बाहर निकल गई है। जितना रकबा हासिल हो सका है वो है। जो प्रमुख 2 राज्य हैं जहाँ से पैडी के उत्पादन किया, धान के उत्पादन की संभावना दिखाई दे रही है, वहाँ कृषि मंत्रालय भी मान रहा है कि उत्पादन यील्ड में कमी आने का खतरा है, क्योंकि वहाँ बाढ़ की स्थिति और पानी ज़्यादा बरसा है। जबकि एक देश के एक बड़े हिस्से में जहाँ पर धान का उत्पादन होता है, पूर्वी हिस्से में, वहाँ बारिश की कमी है। अब सरकार को लग रहा है कि अनाजों की महंगाई इस साल बेहद बड़ी चुनौती बन सकती है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि दोनों प्रमुख अनाज, गेहूँ और चावल, और तो मक्का भी उसमें शामिल हो गई है, तीनों अनाज भारत की महंगाई की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए सरकार को ये बेहद रेडिकल और बेहद चौंकाने वाला फैसला लेना पड़ा कि गेहूँ के निर्यात के बाद चावल का निर्यात भी प्रतिबंधित करना पड़ा। यानी भारत से 2 जो प्रमुख अनाज जो भारत के कृषि उत्पाद निर्यात की बास्केट का सबसे बड़ा हिस्सा थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और सीधी सी संकेत इस बात का है कि अगले 3-4 महीने, 5 महीने खाद्य महंगाई की लिहाज से बेहद संवेदनशील होने वाले हैं। और इसलिए सरकार इस मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। उसकी एक और बड़ी राजनीतिक वजह भी है कि राज्यों के चुनाव आने वाले हैं और अगले साल खरीफ की फसल आने तक या चावल की फसल आने तक तो बड़ा चुनाव भी हो जाएगा, आम चुनाव भी आ जाएगा। चूंकि रबी के मौसम को लेकर, रबी की फसल को लेकर अभी कोई स्पष्ट रूप से संभावनाएं जाहिर नहीं की जा रही, क्योंकि रिजर्वायर्स को लेकर आंकड़े मिक्स हैं। कुछ हिस्सों में पानी ज़्यादा है, कुछ हिस्सों में कम है। इसलिए अभी से लेकर अगले चुनाव तक, यानी अगले साल तक
खाद्य महंगाई को लेकर कहीं से किसी राहत की खबर सरकार को नहीं दिखाई देती अगर आप लंबा ट्रेंड देखें, और इसलिए चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई है। अगला सवाल सर, पूरी दुनिया से इस फैसले से पूरी दुनिया में खलबली क्यों मची? भारत का फैसला है, ठीक है, निर्यात रोक दिया। इसकी वजह ये है, इससे कितनी महंगाई कम होगी पता नहीं, क्योंकि भारत में महंगाई की अंतर्धारणा बनी हुई है। चावल की आपूर्ति ठीक उतनी भी खराब नहीं थी, गेहूं को लेकर थोड़ी चुनौती थी। महंगाई में कितनी कमी आएगी इस निर्यात पर प्रतिबंध से हमें देखना होगा, क्योंकि हमारे पास गेहूं का नमूना है। शुभम, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध पिछला साल लगाएगा, पर गेहूं की कीमतों में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई। गेहूं की कीमतें पूरे साल ऊंचाई पर बनी रहीं, और ऐसी स्थिति इसमें भी हो सकती है कि निर्यात के प्रतिबंध के बाद भी बाजार में अगर इस बात की अंतर्धारणा बनी है कि चावल महंगा रहेगा तो महंगाई बनी रहेगी। पर दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दुनिया में 40% बाजार का 40% चावल भारत से जाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में, और इसलिए दुनिया में अचानक बड़ा पैनिक है। कल से जब सरकार ने शाम को इस बात का फैसला लिया, उसके बाद पूरी दुनिया के बाजारों से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आई हैं। यह माना जा रहा है कि दुनिया में वैसे भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज के भंडार हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं दुनिया के देशों में, पूरे देश के दुनिया के अनाज के भंडार कम है। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से गैर बासमती चावल न जाने का मतलब है दुनिया में एक नई और बड़ी महंगाई का विस्फोट, और वो भी खास तौर पर उस समय जबकि रूस उस अनाज की डील से बाहर निकल चुका है जो ब्लैक सी के जरिए की जाने वाली थी, और जहां से कॉर्न और वीट की आपूर्ति होती थी। यानी दुनिया के दो बड़े सप्लायर, एक सप्लायर रूस और यूक्रेन और एक भारत चावल का सप्लायर, इन दोनों का से मिलने वाला निर्यात बाजार में नहीं पहुंच रहा है, और इसलिए दुनिया के बाजारों में महंगाई का बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है। निजी बैंकों के कर्मचारी जमकर नौकरियां छोड़ रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में निजी बैंकों में नौकरी छोड़ने की दर, यानी एट्रिशन रेट इसे कहते हैं, 30% से ज़्यादा रहा। बाजार में बढ़ता कंपटीशन और टेक्नोलॉजी सेल्स से जुड़े कर्मचारियों से ज़्यादा के डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC जैसे बड़े निजी बैंकों से खासकर युवा कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे हैं। सर, ये भगदड़ क्यों? ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बदलाव है भारत के फिनटेक स्पेस में और BFSI स्पेस में। नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई सेवाएं आ रही हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं, और उनके लिए जो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है या जो तैयार ह्यूमन रिसोर्स है वो बैंकों में ही है। सरकारी बैंक लोग उतनी नौकरियां नहीं छोड़ते, पर प्राइवेट बैंक्स के साथ में जुड़े हुए लोग चूंकि ट्रेंड है और वित्तीय मामलों में प्रशिक्षित हैं, तो इसलिए उनके लिए नए अवसर बन रहे हैं, और इसलिए बड़े बैंक्स के पास अब मैन पावर्स की और जो ट्रेंड स्किल्ड कर्मचारी हैं उनकी कमी हो रही है। बड़े बैंकों से निकलकर लोग फिनटेक, स्टार्टअप्स और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। एप्पल की सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन की सब्सिडी भारत FIH अब अपना IPO नहीं लाएगी। कंपनी की IPO के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। इसके लिए उसे पिछले साल जून में सेबी से मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन अब यह IPO नहीं आएगा, कंपनी की तरफ से ऐसा कहा गया है। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T की शेयर बायबैक की योजना है। 85 साल के इतिहास में कंपनी पहली बार अपने शेयर खरीदेगी। शेयर बायबैक करने पर फैसला करने के लिए L&T की बोर्ड बैठक 25 जुलाई को है। इसी बोर्ड बैठक में डिविडेंड पर भी फैसला लिया जाएगा। 23-24 में अपने शेयरधारकों को कितना डिविडेंड दिया जाए। एडटेक कंपनी बायजूस के ऑडिटर का पद छोड़ने वाली कंपनी डेलॉयट ने बायजूस की इंटरनल फाइनेंशियल व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। डेलॉयट ने जब बायजूस के ऑडिटर पद छोड़ा था, उस समय जमा किए दस्तावेजों में बायजूस की वित्तीय व्यवस्था को लेकर शंका जाहिर की। डेलॉयट ने जून में बायजूस का ऑडिटर पद छोड़ दिया था। सर, कोई टिप्पणी आपकी? बायजूस की जांच शुरू हो गई है, और अब डेलॉयट की रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट है कि बायजूस के भीतर सब कुछ साफ सुथरा नहीं था, और अब तो सरकार की स्पेशल फ्रॉड ऑफिस एजेंसी और सरकार के नियामक भी इस बात की जांच कर रहे हैं। बायजूस का केस भारत के पूरे स्टार्टअप स्पेस में एक किस्म से सबसे महत्वपूर्ण किस्सा होने वाला है। इससे जो भी जानकारी निकलेगी वो बताएगी कि भारत की स्टार्टअप कंपनियों को क्या नसीहत और क्या सबक मिलते हैं इस पूरे घटनाक्रम से। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे करने आएंगे रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। सर, इस बार इकोनॉमिकम में क्या खास पता चलेगा? इस बार हम इकोनॉमिकम में एक बेहद नए तरीके की चर्चा आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे हमें समझ पाएंगे कि दुनिया में जो दिखता है सामने पर्दे के पीछे वैसा होता नहीं। पर्दे के पीछे कुछ और होता है, सामने कुछ और दिखाई दे रहा है। हम जब भारत के न्यूज़ रूम्स में या दुनिया की न्यूज़ रूम्स में इस तरीके की सुर्खियां बन रही हैं कि चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, तब अमेरिका के प्रमुख नेता, मंत्री और अधिकारी चीन की परिक्रमा कर रहे हैं। हर महीने एक बड़ा व्यक्ति अमेरिका से उड़कर चीन पहुंच रहा है। ऐसा हो क्या रहा है कि चीन ने ऐसी कौन सी अमेरिका की नस दबा रखी है? कौन सा ऐसा मोर्चा है जहां
अमेरिका चीन के सामने लगभग पस्त होता दिखाई दे रहा है। बताएंगे वो मोर्चा और बेहद दिलचस्प ढंग से वहाँ से ही दुनिया की अगली मैन्युफैक्चरिंग क्रांति के सूत्र भी हमको मिले हैं। तो ये सूत्र आपको मिलेंगे कहाँ? ये सूत्र आपको मिलेंगे केवल और केवल मनी9 के मोबाइल ऐप पर, क्योंकि ये वाला इकोनॉमिकम इस बार मनी9 के ऐप पर आएगा। और ऐप के बारे में आपको पता है, नहीं पता है तो बता दें कि सुपर ऐप आ चुका है मनी9 का। आप उस सुपर ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐसा ही तमाम एक्सक्लूसिव कंटेंट, जैसा इकोनॉमिकम एक्सक्लूसिव इस बार सिर्फ ऐप पर है, ऐसी बहुत सारा ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो सिर्फ और सिर्फ मनी9 के सुपर ऐप पर है। तो आइए और मनी9 के सुपर ऐप पर इस करीने से सजे कंटेंट का आनंद लीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।